हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज फाइनल वीडियो है ये इस वाले यूनिट की। और यहाँ आपका इनसेम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पुणे यूनिवर्सिटी का, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का मैंने भी चेक नहीं किया है कहाँ तक है, या अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, किसी का भी। बस ये है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक था, फंडामेंटल्स ऑफ इसी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसके फाइनल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फाइनल टॉपिक्स में जो टॉपिक्स हैं एक्चुअली, वो है हमारे पास ये चार। एक तो हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर्स, और फेज डिफरेंस क्या होता है, फिर लीडिंग लैगिंग फेज क्या होता है, और जो साइनसोइडल क्वांटिटीज होती है उनका फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, कॉम्प्लेक्स प्लेन आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा? हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, नहीं भी पढ़ाओ तो भी बता। देखो, हमारे पास कोई भी एक जैसे रेक्टेंगुलर प्लेन होता है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पे ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये हमारा रियल एक्सिस होता है। ये हमारा रियल एक्सिस है, ऊपर हमारा इमेजिनरी एक्सिस। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास आपने देखा होगा नंबर्स होते हैं हमारे पास 3+2i है ना, x+jy, इस टाइप के हमारे पास नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होता है कि कैलकुलेटर अगर आप लोग के पास होगा, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ईयर में सब लोग कैलकुलेटर खरीदते हैं, मैंने भी खरीदा था, वही चला पूरे वीडियो तो अभी तक रखा हुआ है। तो कैलकुलेटर में भी हमारे पास मोड होता है, एक कॉम्प्लेक्स मोड होता है, एक नॉर्मल मोड। नहीं हो तो फोन में डाउनलोड करो कैल्क ईएस करके एक में सॉफ्टवेयर है, बड़ा अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, CALCES, कैल्क ईएस। अभी मत करना, अभी वीडियो में रहो, देख लो पहले, पूरी कर लेना आराम से, बात है कहीं भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो कैल्क ईएस मतलब उसमें भी अगर आप मोड में जाएंगे तो मोड में एक नॉर्मल मोड होता है, कॉम्प्लेक्स मोड। कॉम्प्लेक्स मतलब आप उसमें इमेजिनरी नंबर्स को भी आप उसमें सिमुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये रियल प्लेन होता है और एक इमेजिनरी प्लेन। यहाँ पे हम लोग किसी इस प्लेन एक्सिस होता है, सॉरी, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट को अगर हमें डिनोट करना है, हमारे पास जैसे 3 है यहाँ पे और ये हमारा 2 है, तो अगर ये 3 आगे जा रहा है और 2 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, इट इज 3+2j। जे भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे नोमेनक्लेचर बुक फॉलो करें, ठीक है। तो 3+2j लिखते हैं कहीं पे हम लोग 3+2i लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ये शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस की तरफ तो 3 जा रहा है और वाई एक्सिस की तरफ 2 नंबर जा रहा है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है दो तो क्या यूनिट है हमारे। इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग ये शो करें कि ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका एंगल, कि हम इसको शो करने का, अगर हमें देखो इस जगह तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते कैसे हैं? एक तो हमारे पास रास्ता ये है कि हम लोग पहले यहाँ से चलें एक्स एक्सिस की तरफ और फिर यहाँ से मुड़ जाए लेफ्ट और वाई एक्सिस की तरफ चल जाए और हमारे पास इस पॉइंट तक हम लोग पहुंच जाए, ठीक है। जैसे हमें बताना हो किसी आदमी को रास्ता बता, तो हम क्या करेंगे कि अभी 10 कदम सीधे चलो और उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाना, 5 कदम आगे चलना, आपको वो जगह मिल जाएगी, ठीक है। क्या देख, तो ये चीज है। या फिर हम ये कहें उससे कि भाई देखो ऐसा है, फोन पर इसको होता है कि वेस्ट की तरफ खड़े हो और वहां से 30 डिग्री लेफ्ट हैंड की तरफ टिल्ट कर जाओ और फिर सीधा चलो 12 कदम, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। समझ आई बात? समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? अगर किसी को डायरेक्शन बताना हो, या तो ये कि आप सीधे जाइए, आगे आगे लेफ्ट ले लीजिए 90 डिग्री टर्न यानी कि लेफ्ट पे, और फिर उतना आगे जाइए आप वहां पहुंचे, या फिर जहां आप खड़े वहीं से एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट करिए और सीधे चल जाइए, वहीं पे आपको मिल जाएगा कितने कदम। तो हम क्या करेंगे, दूसरा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है कि हम यहीं से इसको टिल्ट करें एक पर्टिकुलर एंगल पे, और उस एंगल पे फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं और हम लोग इस जगह तक पहुंच जाएंगे। समझ आई बात? तो इससे क्या होगा, तो हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है आगे जाके ऊपर जाने वाला, ठीक है, या सीधे जाके लेफ्ट जाने वाला, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ब्लू वाला, इसको हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास होता है आर एंगल थीटा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास होता है x+jy या x+iy, तो भी होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर है कि किसी कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, फेजर है कुछ इस टाइप का, तो उसको हम लोग दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम उसके ओरिजिन से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे, या फिर हम लोग उसकी डायरेक्ट लेंथ बताएंगे और हम उसका एंगल बताएंगे कितने एंगल पे वो फेजर मुड़ा हुआ है। तो फेजर क्या होता है? फेजर हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जो दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है।
कोई भी जो फेजर है, फेजर की डेफिनेशन है कि कोई भी क्वांटिटी दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है उसको हम लोग फेजर कह सकते हैं। पहली चीज क्या है कि वो टाइम के साथ साइनसॉइडली वेरी करना चाहिए, सही है। और दूसरी चीज क्या है कि वो उसको हम लोग एक रोटेटिंग वेक्टर से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये रोटेट कर रहा है, सही। और अगर हम इसको टाइम के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू नोट करते रहे तो यहाँ टाइम आगे चलता रहे और हमें एक साइनसॉइडल वैल्यू मिल जाएगी, सही है। तो ये हमारा वेक्टर होता है या इसको हम लोग फेजर, तो ये हमारा फेजर होता है। तो इसमें क्या है, एक तो ये साइनसॉइडली इसको वेरी करना चाहिए और दूसरा एक रोटेटिंग वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फेजर है। फिर इसके हमारे पास दो फॉर्म है, मतलब दो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक पोलर, जो मैंने अभी आप लोग के साथ डिस्कस किया कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं 5 + 8 जो तो ये रेक्टेंगुलर है, या फिर 2 - 3 है। ऑब्वियस सी बात है अगर हम लोग नीचे आएंगे तो माइनस होगा। ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें दोनों प्लस है। इस वाले पोर्शन में x माइनस है, y प्लस है। इस वाले पोर्शन में दोनों माइनस है, और इस वाले पोर्शन में x प्लस है, y माइनस है ना। इतने समझदार तो आप लोग हैं कि ग्राफ को देख के पता कर सके कि कौन सा एक्सिस कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये याद रखना है कि रियल पार्ट हमारा x एक्सिस की तरफ रहेगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा y एक्सिस की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। समझ में आया। यहाँ पे मैंने एंगल नहीं डाला यहाँ पे, बल्कि ये भी सॉरी, ये भी जो है रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पे एंगल दे देंगे तो ये पोलर, ठीक है। जैसे ये हमारा पोलर है, क्या अभी हमारे पास मैग्नीट्यूड है इसका और एंगल है, आर और थीटा की वैल्यू हमारे पास। एक्स प्लस आई वाई हम लोग यहाँ ना भी लिखे, ठीक है, अगर हम लोग ने यहाँ ना भी लिखा होता तो भी हमारे लिए आर और थीटा सिर्फ काफी था, ठीक है। ये फिर कन्वर्जन में काम होता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉर्ड प्रेजेंटेशन पोलर एक्स वाई प्लेन बाय मैग्नीट्यूड एंड एंगल आर रिप्रेजेंटेड, द एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इज द डायरेक्शन एंगल, ठीक है। एग्जांपल 7 एंगल 40, यानी कि इसमें क्या होगा, ये 7 इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और 40 इसका एंगल है। तो हम लोग एक्स एक्सिस से 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ये भी याद रखना कि एंगल जो दिया हुआ होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंगल नहीं दिया होता। ये नहीं कि अगर उसने 40 का और आप नीचे की तरफ 40 चलना शुरू कर, ऐसे नहीं कि ये वाला हमारा एंगल था और आप उसने कहा अच्छा 40 है तो चलो हमें यहाँ जाना होगा 40, नहीं नहीं नहीं, ये 40 ये -40 है, ये +40 नहीं है। एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये आपने 12th में 10th में पढ़ा होगा कि एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हमें एंगल दिया हुआ है ये 40 है, इसका मतलब हमें यहाँ ये एक्स एक्सिस होगा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से हमारा ऊपर उठना है हमें 40 डिग्री और फिर इस डायरेक्शन में हमें 7 मैग्नीट्यूड तक आगे चलना है, ठीक है। जो भी यहाँ अगर ये मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर चलना है, जो भी हमें मैग्नीट्यूड दिया हो वो 7 यूनिट्स हमें आगे चलना है, तब हम लोग को 7 एंगल 40 का वेक्टर कंप्लीट कर पाएंगे उसको, और उसका जो लास्ट फाइनल पॉइंट होगा उस पॉइंट तक हमें जाना है, ठीक है। तो ये था हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म कहते हैं उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब ये क्या, इन दोनों को कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। तो एक ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो अगर उनको कन्वर्ट करना हो आपस में तो कैसे रिप्रेजेंट, तो उसके लिए हमारे पास कन्वर्जन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। जैसे रुपया है उसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना, तो क्या कन्वर्जन का फॉर्मूला है, 10 रुपए के कितने पैसे होंगे, 10,000 नहीं होंगे, 1,000 होंगे, हाँ 1,000 होंगे। पैसे से अगर कन्वर्ट करना है तो जस्ट हमें 100 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं पैसे वाला, लेकिन आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप इंजीनियर हो, आपके लिए तो सब आसान, चाहे टेक्निकल ये तो पढ़ के आए हो आप, ठीक है। तो अगर हम लोग को रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट करें तो रेक्टेंगुलर में हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास होगा x और हमारे पास होगा y, सही है। तो इन दो चीजों से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, r फाइंड आउट करना है और थीटा फाइंड आउट करना है। तो r की जो वैल्यू होगी हमारे पास, अगर आप यहाँ देखें तो देखो ये हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक? तो अगर इस, और ये 90 डिग्री है ही ऑब्वियसली, तो अगर इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, r² = x² + y² मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई, √x² + y² आ गया। अब अगर मुझे थीटा पता करना हो, ये थीटा हम लोग को पता करना, तो थीटा के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले थे, cos थीटा था, sin थीटा था और tan थीटा था, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूस अपॉन, सॉरी cos थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी sin थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। और tan थीटा होता है हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही। तो अगर इसको हम देखें
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, यानी कि x अपॉन r, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, यानी कि y अपॉन r। सही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब इन दोनों फॉर्मूला से हम लोग थीटा फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि r हमें पता ही नहीं है, हम तो रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें x और y पता है, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्म, y ओवर x, है ना। tan थीटा से हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी कि y ओवर x हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। अब ये अगर आपको याद ना रहे कि y कौन सा था, x कौन सा था, नहीं ऐसा तो नहीं, आप लोग एग्जाम में लिखने लगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में y प्लस आई एक्स लिख दिया आपने, या वहां पे अलग ही एकदम नोमेनक्लेचर आ गया, वहां पर आ गया ये लिखा हुआ कि a प्लस आई बी। अब आप कहेंगे सर ना इसमें y है ना इसमें x है, थीटा कैसे फाइंड आउट करें? तो ये याद रखो हमेशा कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। क्या है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। सही है, याद रहेगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? जो आई के साथ हो। आई इमेजिनरी, आई की वैल्यू पता है ना तुम लोग को? आई की वैल्यू भी नहीं पता? 11 मिनट में है अभी टाइम, यार बहुत कम टाइम है, चलो कोई बात नहीं। आई की वैल्यू पता है तुम लोग को? नहीं पता। आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? आई की वैल्यू क्या होती है? आई होता है हमारा अंडर रूट माइनस वन। देखो, अंडर रूट माइनस वन कोई नंबर नहीं हो सकता, कि माइनस वन का अंडर रूट कभी नहीं आ सकता। रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का आता है, नेगेटिव नंबर का कोई अंडर रूट का कोई हमारे पास आंसर नहीं हो सकता, समझ लो ना। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो अगर कोई नंबर अगर ऐसे माइनस फोर है, अंडर रूट माइनस फोर, इसका मतलब ये हम लोग क्या लिखेंगे इसको? अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट टू, अंडर रूट फोर सॉरी, तो अंडर रूट फोर हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास टू आई, अंडर रूट माइनस वन को हम लोग लिखते हैं आई। समझ आई बात? तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा? जो आई के साथ हो। सही, इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा? जो आई के साथ होगा, और थीटा के लिए हमारे पास वैल्यू होगी tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। हमेशा हमारे पास यही वैल्यू होगी थीटा के लिए, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो, अब ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्जन, है ना। रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। रेक्टेंगुलर में हमारे पास क्या होगा? y होगा और x होगा, वहां से हम लोग थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, और वहीं से हम लोग r फाइंड आउट कर लेंगे। सही, ये r और थीटा हमारे पास फाइंड आउट हो गया जब हमारे पास रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट किया। अगर यही चीज हमें पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करें, तो पोलर में हमें r और थीटा गिवन होते हैं, हमें चाहिए x और y। ठीक है, तो x और y चाहिए, r और थीटा गिवन। तो हमारे पास अब ये दोनों फॉर्मूले कहां आएंगे? हमारे कॉस और साइन वाले, है ना। यहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x क्या आएगा? x इक्वल्स टू r cos थीटा, और यहां से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y क्या आएगा? y इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है, लो जी, हो गया तुम्हारा पोलर से रेक्टेंगुलर में भी कन्वर्जन हो गया यहीं पे, इसी पेज पे। तो ये हमारा पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्जन है, और ये दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्जन। समझ में आया? आगे नेक्स्ट पेज में देख लो और डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी समझ में अब समझ लो, ठीक है। कि अगर हमें कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर से पोलर में, पहले हम देखेंगे कि x क्या है और y क्या है, वहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थीटा हम लोग फाइंड आउट करें tan इनवर्स y अपॉन x। याद रखो tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, चाहे y हो, x हो, k हो, जो भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजिनरी और रियल तुम्हें फाइंड आउट करना, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? जो i के साथ होगा, रियल पार्ट जो बिना i के होगा। ठीक है, और इनको इनके मैग्नीट्यूड के साथ लेना है। अगर यहाँ पे 4 माइनस j3 लिखा है, इसका मतलब -3 हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे अगर -4 लिखा तो इसका -4 हमारा रियल पार्ट है ना। 4 नहीं लेना है, इस साइन का ध्यान रखना है, साइन कोफिशिएंट के साथ ही आएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ लिया हमने 3/4, यहाँ पे हमारे पास आ गया 36.86। आंसर हमें दिया हुआ है, एग्जांपल के साथ हमने सॉल्व किया है कि अगर x हमारा 4 है, y हमारा 3 यानी 4 प्लस j3 हमारे पास, तो इसको हमने कन्वर्ट किया पोलर कोऑर्डिनेट में। थीटा है हमारे पास tan इनवर्स 3/4, दैट इज इक्वल टू 36.86 डिग्री, और यहाँ से हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे r। तो r हम लोग फाइंड करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से, तो हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, 25 होता है 5। r आ गया हमारा 5 और थीटा आ गया 36.86। तो हम लोगों ने इस रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर था 4 प्लस j3, वहां से हमारे पास आ गया अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ ऐसा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे था हमारे पास कितना? ये 4 था यहाँ पे, और ये 3, 1 2 3 1 2 3 4। तो हमारे पास ये था यहाँ पे, ये था 4 प्लस j3, और हमने जो फाइंड आउट किया इसके पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करके, तो हमारे पास आया ये एक वेक्टर,
ये है आर जो है हमारा 5 और ये है थीटा जो है 36.86 और आपको मिलता है पूरा 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 नंबर्स। ठीक है, अगर आपने इतना कर दिया तो ठीक है। अगर आप इतना लिख करके आ रहे हैं, ये कन्वर्ट कर दिया और आपने अगर ग्राफ भी बना दिया तो फिर कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता, 5 में से 5 भी पूरे आ जाएंगे आप। ठीक है, चलो तो ये हो गया फिर हमारा उसके बाद पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन। ये मैंने अभी बता ही दिया। पोलर से रेक्टेंगुलर में क्या करना है, तो क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। एक्स होता है हमारा आर कॉस थीटा और वाई होता है हमारा आर साइन थीटा। सही, बस वैसे ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमें दिया होगा आर और थीटा, देखो आर दिया है 5 और थीटा दिया 36.86, जो पुराना क्वेश्चन था जस्ट हमने उसको अपोजिट में ले लिया। तो हमें ऐसे गिवन होगा, अगर पोलर में गिवन होगा तो 5 एंगल 36.86 गिवन होगा। तो अब यहां से हम लोग एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब हमारा देखो आंसर सेम आना चाहिए, वैसे वही नंबर दिया हमने, जानबूझ के इसलिए लिया है कि अगर आंसर सेम आएगा इसका मतलब हम लोग सही मेथड यूज कर रहे हैं, आंसर गलत आया इसका मतलब हम लोग गलत मेथड यूज कर रहे हैं। तो आर कॉस थीटा अगर हमने लिया तो कॉस थीटा कॉस 36.6 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, एक्स हमारा आर कॉस थीटा, आर और थीटा की यहाँ वैल्यू रख देंगे। अब तुम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो कि cos 36.86 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये आपकी आएगी अराउंड 0.0807 या 8011 के बाद कुछ आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 8 4 होता है, तो x आ जाएगा हमारा 4। आना भी चाहिए था 4, तो हमारे पास कितना था यहाँ पे x 4 ही तो था। सही, तो आगे x हमारा 4 बिल्कुल सही आया। अब y हम लोग sin थीटा ले लेंगे, y sin 36.86, तो sin 36.8 से होता है 0.5998। मैंने इसके लिखा है जिससे कि आपको ये चीज समझ में आए कि ये बिल्कुल 6 के करीब है। ये जो है बिल्कुल 6 के करीब है, तो हम इसको 0.6 भी ले सकते। तो अगर हम इसको 0.6 लेते तो हमारा y कितना आता, 3, है ना। अगर हम इसको 0.6 लेते तो 5 6 30, y आता हमारा 3, हमने लिया 0.5998, तो y आ गया हमारा 0.2.99। जो भी इतना चलता है डेसिमल के सेकंड पॉइंट पे अगर कोई एरर हो रहा है तो एग्जामिनर भी कंसीडर करेगा, आप भी कंसीडर कर लीजिए यार बच्चा कोई। ठीक है, तो टीचर कंसीडर करेगा इसको अगर आप सेकंड डेसिमल पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो, मतलब आंसर थोड़ा डिफरेंट लेकिन पॉइंट के फर्स्ट डेसिमल के फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट प्लेस पे आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2.9। इफ टू रेक्टेंगुलर वैल्यू गिवन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास है इन दोनों वैल्यूज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रेक्टेंगुलर एंड पोलर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर और पोलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमारे पास रेक्टेंगुलर वो है ना, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन a प्लस बी आई। देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, a प्लस बी आई ए प्लस सी प्लस डी आई ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में हम लोग चारों चीज कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, पोलर में हम लोग एडिशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते। समझ आई बात। कोई नंबर अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट में दिया और वो कह रहा है कि इसको ऐड करो, तो हमें पहले उन दोनों को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर वापस पोलर में कन्वर्ट करके आंसर देना पड़ेगा कि सर ये आंसर आ रहा है इसको ऐड कर। ठीक है, पोलर में एडिशन कब हो सकता है, पोलर में एडिशन होता है ग्राफिकली। पोलर में एडिशन ग्राफिकली वेक्टर को ऐड करने का आपने तरीका देखा होगा 10th में या 12th में जब भी पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास पोलर में जब लोग एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है कि हम एक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर एक की टिप पे दूसरे का टेल रखा। जैसे 4 प्लस 3i माइनस 3 प्लस 2i हमारे पास यहाँ पे, तो माइनस 3 प्लस 2i ऐसा होगा। तो जब हम इससे इसको इस पे इसकी टिप पे इसकी टेल रख के इस वाले को जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, इस वाले वेक्टर को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर इसके ऑरिजिन से इसके टिप को मिला देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। यहाँ दोनों तरफ इसलिए दिखाया कि दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम इसकी टिप पे इसकी टेल रख लें, यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए इसको, चाहे इसकी टिप पे इसकी टेल रख के यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा हमारे पास। तो ये हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है पोलर कोऑर्डिनेट में ग्राफिकल के थ्रू। नॉर्मल हम लोग एनालिटिकली नहीं कर सकते, एनालिटिकली अगर करना है तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर में, प्लस करो या माइनस करो जो भी करना है, फिर उसको वापस पोलर में कन्वर्ट करके आंसर लिखो। ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर रेक्टेंगुलर में करना है तो उसमें आसान चीज क्या है, उसमें करना क्या है कि हमें रियल पार्ट सारे एक तरफ लेंगे। बहुत सारे नंबर हम लोग को दिए हुए, 10 नंबर दिए हुए, कोई प्रॉब्लम, 10 के रियल पार्ट अलग लिखो, उन सबको ऐड करो, 10 के इमेजिनरी पार्ट अलग लिखो, उन सबको ऐड करो। सही है, और उसके टाइम पे उसका साइन हमेशा मैटर करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर मिला आपने डायरेक्ट उसका रियल पार्ट उठा लिया, पहले उसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे ये लिखा हुआ है प्लस, फिर जब इसको खोलेंगे तब उसका रियल साइन क्लियर होगा कि कौन सा साइन कहां पर कैसा है। ठीक है, तो जैसे ये ना यहाँ पे अगर माइनस माइनस लिखा तो यहाँ सी माइनस सी हो जाएगा और ये प्लस डी आई माइनस डी आई। सही है, फिर हम एक तरफ सारे रियल पार्ट ले लेंगे, एक तरफ हम लोग सारे इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे और फिर हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो ये ए और सी रियल है, यहाँ ऐड कर दिया, फिर आई हमने कॉमन ले लिया, बी और डी इमेजिनरी है, इनको ऐड करके उसके साथ आई लगा दिया। अगर माइनस है तो माइनस सी माइनस डी आई होगा यहाँ पे, तो ए माइनस सी हो जाएगा और बी माइनस डी हो जाएगा और इसके साथ आई
अगर बाई चांस यहाँ पे सी माइनस डी आई होता तो ये माइनस सी होता और ये डी आई जो है प्लस हो जाता है, माइनस बाहर से आता जब तो ये प्लस हो जाता है। तो अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, फिर हमारे पास बी प्लस डी इंटू आई आता है। ठीक है, मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि हर कोफिशिएंट को उसके साइन के साथ लेना और साइन ब्रैकेट खोलने के बाद डिसाइड होगा। सिली मिस्टेक लड़के बहुत करते हैं एग्जाम में, बहुत गुस्सा आता है देख के कॉपी, समझ लो। देखी होगी तुमने मेरी वीडियो कॉपी चेकिंग के ऊपर, तो मैं ऐसे ही नहीं बनाता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ कॉपीज देखे कि लड़के बिल्कुल सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसकी वजह से मार्क्स करते हैं, इसीलिए मैं ऐसे। खैर चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, सॉरी। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है z माइनस सी प्लस टू आई फोर प्लस थ्री आई अगर हमारे पास गिवन है, इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो माइनस सी प्लस टू आई फोर प्लस थ्री आई को माइनस थ्री में फोर ऐड होगा तो बचेगा वन, थ्री माइनस फोर माइनस थ्री, और टू आई में थ्री ऐड होगा तो फाइव आई बचेगा, तो आंसर आएगा वन प्लस फाइव आई। ठीक है, और इन्हीं दोनों को अगर माइनस करना हो तो फोर प्लस थ्री आई माइनस वन प्लस फाइव आई अगर हमें करना हो, यहाँ पे अच्छा चेंज हो गया, जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू लेना था मुझे, लेकिन मैंने यहाँ जेड वन तो की जगह जेड टू ले लिया और Z2 की जगह हमने ये फाइनल वाला ले, चलो कोई बात नहीं, असल तो समझना है। फोर प्लस थ्री आई माइनस वन प्लस फाइव आई, तो फोर में से वन माइनस होगा और थ्री आई में से फाइव आई माइनस होगा, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर थ्री माइनस टू आई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। ठीक है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो फिर ग्राफिकली करना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर रेक्टेंगुलर वैल्यूज में करना है तो क्या करना, पहली बात तो करना था, अगर बिल्कुल लिखा हो एग्जाम में तभी करना, वरना मत कर। वरना क्या करना है, इसको पोलर में कन्वर्ट करना, उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके वापस रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके लिख देना, वो बहुत आसान हो। ठीक है, डिवीजन में खासकर, मल्टीप्लिकेशन में चलो फिर भी एक बार वो तुम शायद सॉल्व कर लो, डिवीजन में और प्रॉब्लम है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसके साथ आई स्क्वायर आएगा, कहीं पे आई आएगा, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे हमारे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है हमारे पास अंडर रूट माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस वन। सही, तो जहां पे भी हमारे पास आई स्क्वायर आएगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे माइनस वन से। ठीक है, अब जब माइनस वन आई स्क्वायर हुआ और ये माइनस वन हो गया, इसका मतलब अब हमारा इमेजिनरी नंबर नहीं रहा, अब हमारा रियल नंबर हो। समझ आई बात, इमेजिनरी नंबर कब होता है, जब आई हो, अगर कहीं पे आई स्क्वायर है तो वो इमेजिनरी नंबर नहीं है, वो रियल नंबर। सही है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से उठाएंगे और फिर रियल के साथ ऐड कर देंगे, जैसे ए सी बी सी आई ए डी आई बी आई बी डी आई स्क्वायर, तो हो गया माइनस का बी डी आई स्क्वायर की वजह से, तो ए सी प्लस बी डी हो जाएगा, सॉरी ए सी माइनस बी डी, माइनस का है ना बी डी, तो ए सी माइनस बी डी प्लस बी सी प्लस ए डी इंटू आई। ठीक है, ए डी और बी सी इंटू आई। सही है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। डिवीजन अगर हमें करना है तो डिवीजन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, ए प्लस बी आई डिवाइड बाई सी प्लस डी आई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अब तुम लोग कहोगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि तुमने 12th में पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये वीडियो कभी कभी डिप्लोमा वाले भी देखते हैं जो 10th करके आते हैं, और 10th में यकीन मानो कुछ नहीं पढ़ा, सही बता रहा हूँ मैं, 10th तो ऐसी ही निकल जाती है लड़कों की, और अभी तो कोविड में वैसे ही निकल करके आए तो वैसे ही कुछ नहीं पता, तो कोई बात नहीं, अगर 10th वालों को नहीं पता 12th वालों को भी नहीं पता, तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, मैं हूँ भाई, आया सब पता क्या है। सही है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो जो हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था ना, ये रियल था ये इमेजिनरी था, तो अगर कोई पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे थ्री प्लस टू आई, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा इसके जस्ट अपोजिट वाला जो इसके नीचे होगा, दैट इज थ्री माइनस टू आई। समझ आई बात, अगर कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है वन प्लस वन आई, अगर ऐसा है हमारे पास, जैसे कुछ ज्यादा ही दूर बना देंगे, फोर ले लेते हैं, ठीक है, फोर प्लस वन आई, तो इसके अपोजिट जो नीचे की तरफ होगा यहाँ पे एक पॉइंट होगा, दैट इज फोर माइनस वन इंटू आई, सॉरी दोनों ही आई और जे बना दी मैंने, एक मिनट इसको हटा देंगे, फोर माइनस वन आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है, ये फोर माइनस वन आई मैंने लिखा है यहाँ पे। सही है, राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, माफ कर दिया करो यार तुम लोग, पकड़ा मत करो बात बात पे। ठीक है, तो ये जो हमारा साइन था, नंबर था, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि रियल पार्ट तो हमारा सेम होगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा जस्ट अपोजिट साइन का होगा, मैग्नीट्यूड उसका भी सेम। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसे डिवीजन का जो है वो आता है कोई सम, तो हम लोग क्या करते हैं उसको उसके नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में होता है हमारा, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने अगर क्या करेंगे सी माइनस डी आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो तुम्हें इतना फॉर्मूला तो याद होगा, 10th में हो चाहे 12th में कुछ भी हो, कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला तो कम से कम याद होगा ही होगा, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो याद होगा ही होगा। इतना तो ट्रिग्नोमेट्री तुम सबने पढ़ा है, सॉरी इतना अलजेब्रा तुम सबने पढ़ा है, झूठ मत बोलो। सही है, अब नहीं याद है तो अब याद कर लो, पढ़ा तो है तुमने। ठीक है,
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, डी यानी डी आई स्क्वायर, और जब आई का स्क्वायर होगा तो माइनस वन आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दिया गया है। अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूं, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है हमारा माइनस का वन, तो माइनस का वन यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। समझ आई बात। तो इस तरह से हमारे पास नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ऊपर वाले में जो भी मल्टीप्लाई होना होना, ये तुमने देखा था अभी पिछले टर्म, यहाँ पे मैंने कैसे मल्टीप्लीकेशन किया है सबका। ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जैसे ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ से हमारे पास दो टर्म आएंगे एक रियल ये वाला और एक इमेजिनरी हमारे पास। ठीक है, तो वो रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग अलग कर लेंगे। ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये बात याद रखना है, कभी भी डिनोमिनेटर में आई का टर्म नहीं होगा हमारे पास, सिर्फ न्यूमरेटर में होगा, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि अगर डिवीजन का सम आए तो कभी भी मत करना रेक्टेंगुलर में, पोलर में करना। पोलर में बहुत आसान है, ये बता दो पोलर में कैसे होगा। ठीक है, ये अपने देखो एग्जांपल दे रखा है 3 + 2i। इस एग्जांपल को तुम लोग देख लेना, टाइम कम है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, फिर दोबारा से समझा देंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इसको हमने मल्टीप्लाई करके सेम रियल और इमेजिनरी को अलग कर लिया, 18 माइनस आई आया हमारे पास। डिवीजन में 4 + 3 था, इसके 4 - 3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर सॉल्व कर दिया, नीचे सॉल्व कर लिया, नीचे आया 25 हमारे पास, ऊपर एक माइनस का 6 आया और प्लस का 17 आया इमेजिनरी। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पोलर वैल्यू, ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ नहीं करना हमें। देखो पोलर वैल्यू में हमारे पास क्या होता है, आर थीटा होता है, आर होता है और थीटा होता है। ठीक है, तो ऐसे R1 होगा और दूसरा नंबर होगा R2, थीटा 2 होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस R1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस चाहे डिवाइड करना है तो भी इन दोनों को डिवाइड करना है। सही है, और इन दोनों का क्या करेंगे सर, तुम कहोगे सर चाहे फिर थीटा क्यों दिया हुआ है, अगर इनको कुछ करना ही नहीं है। इनका ये करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होगा हमारा थीटा 1 + थीटा 2। ठीक है, ये 1 है, थीटा 1 + थीटा 2, और अगर हम लोग करें डिवाइड तो हो जाएगा थीटा 1 - थीटा 2। समझ आई बात, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। देखो मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोगों ने करा, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे z1 × z2 6 × 8 एंगल 30। ठीक है, 630 था हमारे पास, ये एंगल 45 था। सही है, तो हमने क्या कहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 6 से 8 का मल्टीप्लाई करें, 6 × 8 = 48 होता है, 6 × 8 = 48, तो 48 आ गया, और 30 प्लस माइनस का 45, तो 30 में जब -45 हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 15, तो -15 हमारे पास आंसर आ गया। इसी को अगर हमें डिवाइड करना हो, 6 / 8 होगा, और 30 माइनस -45 हो जाएगा, फिर हम सारे नहीं करा यहाँ पे, ये रहा, तो 6 / 8 और एंगल 30 माइनस -45, यानी अब ये प्लस हो जाएगा, नीचे था तो ऊपर आया माइनस होगा, तो माइनस प्लस हो गया। अब हमारे पास एंगल आ गया 75, तो आंसर आ गया 0.75 एंगल 75। ठीक है, देखा कितना आसान है यहाँ पे। पोलर में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों बहुत आसान है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता पोलर में, और रेक्टेंगुलर में एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन थोड़ा सा टफ है, हो जाता है लेकिन ना। ठीक है चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट। फिर आता है हमारे पास फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज क्या होता है किसी भी क्वांटिटी का, तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो एंगल की वैल्यू है, ठीक है, जैसे हमारा ये रोटेटिंग वेक्टर है, ये वेक्टर रोटेट कर रहा है, तो अगर इन दोनों के बीच में दो वेक्टर है अगर हमारे पास, और एक आगे चल रहा है दूसरा पीछे चल रहा है, लेकिन दोनों एक सेम फ्रीक्वेंसी में घूम रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा और दोनों साथ साथ घूम रहे होंगे, है ना। जैसे कि हमारे दो कार के टायर, सही, तो दोनों कार के टायर साथ साथ घूम रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है कार आगे चलेगी दोनों आगे घूमेंगे, कार पीछे जाएगी तो दोनों पीछे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आगे पीछे चल रहा हो मामला, पीछे वाले टायर में होगा उसमें हम लोग को एक अलग कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, लेकिन अगर एक ही शाफ्ट से दोनों कनेक्ट तो चलते। लेकिन देखिए टायर में होती है डिमरी, जहां से हम लोग हवा भरते हैं, देखा हो ना, साइकिल में तो देखे ही होंगे यार टायर तुम लोगों ने, साइकिल के टायर में भी, अच्छा ठीक है मोटरसाइकिल के टायर, सही समझ रहा हूँ, हाँ मोटरसाइकिल है तुम्हारा, सही, साइकिल की बात नहीं करेंगे चलो। तो मोटरसाइकिल के टायर में हमारे पास डिमरी होते हैं जहां से हम लोग हवा भरते हैं, तो एक टायर जो है वो आगे चल रहा है, आगे चलने का मतलब ये कि जब उसकी डिमरी, जब उसका जो वाल्व है वो टच करता है जमीन को, वाल्व वाला पार्ट टायर का टच करता है जमीन को, तो दूसरा पार्ट जो है वो टायर का दूसरे वाले का वाल्व तब टच नहीं करता, ठीक है, बल्कि वो थोड़ी देर बाद टच करता है, अभी ऊपर उठ जाता है तब वो दूसरा वाला वाल्व टच करता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों टायर की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, दोनों टायर सेम स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन पीछे वाला जो है वो आगे वाले से फेज में डिफरेंस है, इन दोनों के फेज में डिफरेंस है, उसकी डिमरी पहले टच कर रही है, इसकी डिमरी बाद में टच कर रही है, उसका वाल्व पहले टच कर रहा है, इसका वाल्व बाद में टच कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर हमारे पास दो वेक्टर जो रोटेट कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन एक वेक्टर पीछे चल रहा है दूसरा वेक्टर आगे चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें दोनों वेक्टर में थोड़ा सा फेज का डिफरेंस है, फेज एंगल होता है एक्चुअल में। या हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ए थी, दूसरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बी थी, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू के बीच में इतने एंगल का फर्क है,
कि वहां पे हमारे पास देखो क्या था, अगर हम लोग उसको भी याद करें तो आपका वो था, क्या बोलते हैं, क्या था यार, इंस्टेंटेनियस मतलब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो वी था हमारा, वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो वी एम तो कांस्टेंट था ही यहाँ पे, ये जो ओमेगा टी है बस ये वेरिएबल था, है ना। तो ये हमारा फेज है। तो अगर ये फेज, इसी के लिए अगर हम लोग लें, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे इसका फेज कुछ और होगा, 20 डिग्री का, और दूसरे टाइम एंगल पे इसका हो सकता है कि 60 डिग्री हो, ठीक है। तो ये इन दोनों का फेज है कि कौन से इंस्टेंट पे कितना फेज पे क्वांटिटी चल रही है, ठीक है। The phase of an alternating quantity is defined as a divisional part of a cycle through which the quantity move forward from a selected origin. सही है कि अगर एक हमारे पास ये वाली जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहीं आगे भी चल रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये फेज डिफरेंस है, इसका थोड़ा बहुत आगे है पीछे, यहाँ तो ये दोनों सेम ही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम लोग सेम फेज कहते हैं। दो क्वांटिटीज है जैसे हमारे पास, अगर दोनों वेक्टर सेम उसमें चल रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी में सेम फेज में चल रहे हैं, जैसे ये दोनों ए और बी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन ए की वैल्यू छोटी होगी, ऑब्वियसली बात है, दोनों वेक्टर की लेंथ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एंगल दोनों का सेम, सही है। तो हम इसको कहते हैं इन फेज क्वांटिटीज, सही है, फेज डिफरेंस, क्वांटिटी मूव फॉरवर्ड सेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और इन फेज क्वांटिटी, तो अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे होते, जैसे यहाँ पे चल रहे, जैसे कि यहाँ पे चल रहे हैं, दोनों के दोनों साथ साथ चल रहे हैं, चल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, दिख रहा है ना साथ। तो ये ग्रीन वाली लाइन और ये लाल लाइन दोनों की दोनों साथ, जब ये जीरो है तो ये भी जीरो है, जब ये पीक पे तो ये भी पीक पे, फिर ये जीरो है तो ये भी जीरो, फिर ये नेगेटिव पीक पे तो ये भी नेगेटिव। तो दोनों की दोनों साथ साथ चल रही है, दोनों के एंगल में कोई डिफरेंस, जब ये 90 तो ये भी 90, जब ये पाई तो ये भी पाई, सही है। अब अगर इन दोनों में, तो इसको हम लोग कहते हैं इन फेज क्वांटिटी, क्या कहते हैं इसको, इन फेज क्वांटिटी, क्या कहते हैं, इन फेज क्वांटिटीज, जिसमें कोई फेज डिफरेंस ना हो, दोनों सेम फेज पे चल रहे, ठीक है, सेम फेज होता है दोनों का, इसको कहते हैं हम लोग इन फेज क्वांटिटी, ठीक है। और फिर हम लोग के पास अगर फेज डिफरेंस, मान लो देखो यहाँ पे रेड वाली जो वेव है वो आगे चल रही है, ग्रीन वाली वेव पीछे चल रही है, तो अब इन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस हो गया, कितना फेज डिफरेंस हो गया ये हमें पता चलेगा इनके पीक से, कि इसकी पीक आने के कितनी देर बाद ये वाली पीक आ रही है, ठीक है। जैसे इसकी पीक आ रही है, अगर हम लोग एंगल में मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी पीक मान लीजिए 45 पे आ रही है, 45 डिग्री पे आ रही है, और इसकी पीक आ रही है 90 डिग्री पे, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का जो एंगल डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, वो 45 डिग्री का, ठीक है। इन दोनों का फेज डिफरेंस कैसे है, 45 डिग्री का। जैसे यहाँ पे देखो ये V2 है हमारा और ये V1 है, ठीक है। यहाँ पे ये रेड वाली के लिए मान लीजिए इसको, और इसको ग्रीन वाली के लिए मान लीजिए, सही। तो रेड वाली तो हमारी चल रही है साइन ओमेगा टी, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका ये जीरो से स्टार्ट होगा जब टी जीरो होगा तो ये भी जीरो होना चाहिए, है ना। हम लोग यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो इसको हमने ओरिजिन माना, तो टी जीरो है तो ये भी जीरो है। लेकिन जब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे अगर टी जीरो है तो ये जीरो नहीं, ठीक है, साइन जीरो नहीं, बल्कि साइन फाइव की वैल्यू फिर हमारे पास आए, देखो यहाँ पे अब टी जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू है, टी जीरो पे जीरो नहीं। अच्छा, पीक पे कब पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 90 पे, ठीक है। ये हमारा कब पहुंचेगा, जब इसका फेज 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पे जाके ये पीक पे पहुंचेगा, ये पहले ही पहुंच जाएगा उससे, इसका जो है वो कम एंगल पे चला जाएगा, तो ये हमारा जो है, लेकिन मतलब इसको तो 90 डिग्री पे पहुंचना चाहिए था ओमेगा टी उस पर लेकर, लेकिन ये हमारा उससे पहले ही पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये वाली जो हमारी पीक, ये वाले जो वेवफॉर्म है, ये वाली वेवफॉर्म, ठीक है, ये हमारी लीड कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग वेवफॉर्म। अच्छा चलो, अभी लीडिंग के बारे में बात करें। डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ तो 90 पे जाके पीक पे पहुंचा, यहाँ ये 45 पे पहुंचा, सही। तो इसका मतलब दोनों सेम फेज में नहीं है, दोनों में फेज डिफरेंस कितने डिग्री का डिफरेंस, 45 डिग्री का डिफरेंस। अगर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ 45 डिग्री अगर वो आगे चले, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, 45 डिग्री का डिफरेंस है, कि वो उसके 45 डिग्री बाद पीक पे पहुंच पा रहा है, या 45 डिग्री पहले जो भी है, तो उसको हम लोग ध्यान रखते हैं। फिर अब हमारे पास आता है पॉजिटिव और नेगेटिव फेज। पॉजिटिव फेज का मतलब है, देखो एक तो इन फेज है कि साथ साथ चल रहा है, पॉजिटिव फेज का मतलब ये है कि इससे पहले चल रहा है यानी जहां 90 अपॉन 90 से पहले इसका पीक आ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव फेज है, यानी आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। और अगर ये लेट चल रहा है, 90 के बाद जाकर के इसकी पीक पहुंच रही है, इसका मतलब ये लैग कर रहा है, तो इसमें हम लोग लगाते हैं यहाँ पे ओमेगा टी -5। अगर लीड कर रहा है तो हम लोग यहाँ लगाते हैं साइन ओमेगा टी +5। +5 का मतलब है कि 90 से पहले ही हमारा जो है पीक आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी -5 का मतलब है कि 90 के भी बाद आएगा, यानी जब इसकी वैल्यू 120 होगी, मान लो 30 है हमारे पास 5, अगर हमारे पास 530 है, तो बजाय 90 के यहाँ पे 60 पे ही पीक आ जाएगी, और यहाँ पे अगर 30 है तो बजाय 90 के 120 पे पीक आएगी, तो पीक लेट आएगी हमारे पास, समझ में आई बात। तो ये क्या होगा हमारा लैगिंग, नेगेटिव फेज यानी लैग कर रही है हमारी वेवफॉर्म, पॉजिटिव फेज यानी लीड कर रही है हमारी। तो यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ पे लीड कर रही थी ग्रीन वाली वेवफॉर्म, इसकी पीक पहले आ रही है और रेड वाली की बाद में,
तो हमारी जो ग्रीन वेवफॉर्म है वो लीड कर रही है, इसको लीडिंग वेवफॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वांटिटीज हुई तीन टाइप। कितने टाइप की हुई? तीन टाइप की। पहली है इन फेज क्वांटिटी, तो दोनों सेम सेम फेज में चलती, कोई मसला नहीं है, वोल्टेज भी साथ चल रही, करंट भी साथ चल रही, दोनों भाई भाई अपना साथ साथ लेकर के चलते। दूसरे हमारे पास लैगिंग क्वांटिटी, ठीक है, एक भाई सुस्त है थोड़ा सा, वो पीछे चल रहा है, एक भाई तेज है थोड़ा सा, आगे चल रहा है, ठीक है। सुस्त का मतलब है कि दोनों की स्पीड तो सेम ही है, लेकिन उसने देर से स्टार्ट किया, आलसी था, तैयार होने में टाइम लग गया, ठीक है, तो वो पीछे पीछे चल रहा है ना। तो जैसे अब तो पता नहीं, पहले ऐसा होता था कि जो है जब चलते थे मियाँ बीवी साथ में, तो मियाँ बहुत आगे निकलता था, बीवी बेचारी पीछे रह जाती थी, है ना, लेकिन वो डिस्टेंस मेंटेन रहती थी, है ना, उतने ही टाइम से वो पीछे चल रहे हैं। गाँव में तो खैर बहुत कॉन्सेप्ट था, अब तो खैर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, अब तो खैर औरतें आगे चलती हैं, आदमी पीछे चल रहा है, वो चलना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम अलग चीज है, ठीक है। तो लैगिंग और लीडिंग समझ में आया? तो लैगिंग का मतलब ये है कि जो हमारी वेवफॉर्म है करंट, वो पीछे चल रही होगी वोल्टेज, वोल्टेज की वेवफॉर्म को जनरली हम लोग रेफरेंस मान करके चलते हैं, पर वो डिपेंड करता है, ये रिलेटिव चीज है, ठीक है। तो हमारी करंट यहाँ पे देखो लैग कर रही है, वोल्टेज की पीक पहले आ रही है, करंट की बाद में आ रही है, तो ये लैगिंग हो गया। और यहाँ पे करंट हमारी लीड कर रही है, तो करंट की पीक पहले आ रही है, वोल्टेज की बाद में आ रही है, तो हमारे पास लीडिंग वेवफॉर्म हो गई। सही है, समझ में आई बात? तो लीडिंग कौन है? जिसकी पीक पहले आ रही है। लैगिंग कौन है? जिसकी पीक बाद में आ रही है। और ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। रिलेटिव का मतलब ये है कि जहां करंट लीड करेगी वहां वोल्टेज लैग करेगी। अब आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आप या तो ये कह सकते हैं वोल्टेज लैग कर रही है, या आप ये कह सकते हैं करंट लीड कर रही है, ठीक है। लैग तो वर्ड सुना ही होगा आपने, पबजी तो बहुत खेला है सबने, है ना। लैग कर रहा है, लैग, वो लैग अटकने को नहीं कहते हैं लैग, वो लैग इसी के लिए कहते हैं कि सिग्नल आने में टाइम लग रहा है, सिग्नल देर से आ रहा है ना, इसीलिए उसको लैग कहते हैं। समझ में आई बात? तो लीडिंग तो सबको पता है, लीडर जो होता है वो लीड करता है, आगे 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 चलता है सब, ठीक है। तो ये हमारा लीडिंग और लैगिंग और इन फेज क्वांटिटीज, तीन टाइप की क्वांटिटीज हमारे पास होती है। तो ये फाइनली कंक्लूड होती है। वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, मैं क्या करूं, इतना तुम लोग से डिस्कस करते करते खो जाता हूँ थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में, मैं इसलिए बस एफर्ट डालता हूँ कि समझ में आए, इसलिए इधर उधर का थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल कंक्लूजन है आज के लेक्चर का, और टॉपिक मतलब यूनिट यहाँ पर खत्म होती है। ये रेक्टेंगुलर टू पोलर में कन्वर्ट करना है, तो थीटा और आर के लिए हमारे पास ये वाला वैल्यूज थी। पोलर टू रेक्टेंगुलर करना है तो एक्स आर कॉस थीटा होगा, वाई आर साइन थीटा होगा। और ये हमारी इनफेज क्वांटिटी है, ये लीडिंग क्वांटिटी है, नहीं ये हमारी लैगिंग, करंट लैगिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये करंट लीडिंग क्वांटिटी। फिर हमारे पास ये मैक्सिमम और नॉर्मल वैल्यूज के हमारे पास फेज डिफरेंस है कि अगर दोनों की पीक जितने एंगल के बाद आ रही है उसको उसका फेज डिफरेंस कहते हैं। और अपनी इसको जो शो करते हैं वो हम लोग करते हैं वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, या आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव। प्लस फाइव है तो लीडिंग है, माइनस फाइव है तो लैगिंग, ठीक है। तो कैसे लगा वीडियो और कैसे लगे लेक्चर्स, ये तुम लोग उसमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा लास्ट ईयर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर में इस यूनिट से पूछे गए, ठीक है। जैसे स्केच द कर्व फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। ये चार हमारे पास टोटल ग्राफ है, कैपेसिटर के चार्जिंग वोल्टेज, चार्जिंग करंट के लिए, फिर डिस्चार्जिंग वोल्टेज और डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है। मैं अगर पेपर बना दूं तो मैं जरूर पूछता हूँ, क्योंकि ये इकलौता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस यूनिट, ठीक है। इसके अलावा आरएमएस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन, जैसे मैंने बताया था, इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के लिए जो डेरिवेशन आया हुआ है। उसके अलावा ये न्यूमेरिकल है, 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हैविंग आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर, ये आरएमएस की वैल्यू दी, यहाँ से वीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हैज एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ 7.078 एट t इक्वल्स टू 0। तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसकी t इक्वल्स टू 0 पे 0 नहीं है, इसका मतलब ये लीड कर रहा है, इसके जो है लैग, मतलब अगर इन फेज होता तो लीड, मतलब इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए थी इंस्टेंटेनियस वो 0 होनी चाहिए थी करंट की, लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब t 0 पे अगर 0 नहीं है, इसका मतलब करंट हमारी लीड कर रही है, आगे चल रही है, इसलिए उसकी वैल्यू हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई, ठीक है। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द करंट एंड स्केच द वेवफॉर्म स्टेटिंग ऑल करंट एंड फेज एंगल। तो अब इसको हमें करंट की वेवफॉर्म के लिए, मतलब जो आई एम साइन ओमेगा टी था, तो ओमेगा टी में फाइव कितना प्लस होना है वो हमें यहाँ पर पता, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है, साइन क्या होगा हमारा, जो आई की वैल्यू हमें गिवन है 7.07, ठीक है, वहां से हम लोग फाइव की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि पीक वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पीक वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो वी आर एम एस होता है वी एम बाई रूट टू, तो वी एम क्या होगा, वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई रूट टू, इसमें रूट टू का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हमारे पास, तो वी एम आ जाएगा। और वहां से फिर हम उसको आई इक्वल्स टू, सॉरी आई एम आ जाएगा, आई इक्वल्स टू आई एम साइन फाइव, क्योंकि टी तो जीरो है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, साइन ओमेगा टी में टी जीरो, तो साइन वो तो जीरो होगा, सिर्फ बचा हमारे पास फाइव। तो ये हो जाएगा 7.07 इक्वल्स टू
10√2 sin 5। बस अब यहां से इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, वहां से साइन इनवर्स दे देंगे, 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, वो इक्वेशन हमें यहाँ दिखनी है उसकी। उसके अलावा वेव फॉर्म फिर हम उसको सेट कर दें। ठीक है, एक्सप्रेशन को वही सेम में ये वाला हो जाए। ठीक है, चलिए तो फिर ये यूनिट यहाँ खत्म होती है, इनसेम का सिलेबस खत्म होता है। अब आपसे आपसे अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग इनसेम का सिलेबस से स्टार्ट करेंगे सीपीयू के लिए। बाकी टॉपिक्स पे वीडियोस आते रहेंगे जैसा हो सके। चलो, चलते हैं, बाय बाय।